Hello student. Now here I am going to discuss you 2017 सेक्शन थर्ड. इस सेक्शन में जनरली लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और उनमें से क्वेश्चन में तो और होता है, लेकिन आपको तीन क्वेश्चन सॉल्व करना होगा इसमें. देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे. इस साल तो 2020 की बात टू की बात करें तो इस ईयर और भी क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे. तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं. सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे गया. तो देखिए यहाँ पर फिर से 2016 की तरह यदि डिस्कस करें तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है. सबसे पहले ये भी समझ लेते हैं कि किससे रिलेटेड है, क्योंकि यदि 5 साल के क्वेश्चन करने के बाद आपको ये ज़रूर समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन बिहार बोर्ड वाले पूछ रहे हैं. तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जब भी हम डिस्कस करते हैं कोई भी, चाहे आपका 2016 का हो, 17 का हो, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, कहीं भी डिस्कस कर रहे हैं, उनमें ये ज़रूर बता रहे हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आइदर सेक्शन 1 की बात हो या 2 की या 3 की, सभी में एक क्वेश्चन गारंटी. तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर वेपर प्रेशर किसी सब्सटेंस का लिक्विड फेज में बराबर होता है किसके, सॉलिड फेज में. सॉलिड फेज में जो वेपर प्रेशर होगा, जैसे मान लीजिए सब्सटेंस मेरा ये है, इसका लिक्विड फेज में, इसको हम लिक्विड फेज में जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, और सॉलिड फेज में जो वेपर प्रेशर होगा, तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड फेज में वेपर प्रेशर और सॉलिड फेज में वेपर प्रेशर बराबर होगा, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस. तो यहाँ पर डिप्रेशन क्यों होता है? जैसे डिप्रेशन क्यों होता है, जब यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जब भी कोई आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो किसी सॉल्वेंट में, तो उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीमेंट होता है. तो यहाँ पर रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग व्हेन एवर वी ऐड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है. अब उस वेपर प्रेशर को गेन करने के लिए क्या होगा, वेपर फ्रीजिंग पॉइंट को और मुझे घटाना होगा. ठीक है, तो जो डिक्रीमेंट आया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए. नाउ इट वुड बिकम इक्वल टू द सॉलिड सॉल्वेंट at lower temperature. The freezing point of that solvent decreases. इस चीज़ को हम यहाँ पर ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किए हैं. इस टर्म को हम ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किए हैं. देखिए यहाँ पर ये सपोज किए कि आपका कौन सा, एक लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में ग्राफ है. ठीक है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में ग्राफ यहाँ ड्रॉ किए हैं लिक्विड सॉल्वेंट का. सॉलिड सॉल्वेंट का क्या होगा, इसी तरीके से सॉलिड सॉल्वेंट का होगा. तो जिस टेम्परेचर पर सॉलिड सॉल्वेंट का, देखिए मान लीजिए मेरा टेम्परेचर ये है, इस यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड सॉल्वेंट का भी और लिक्विड सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर, दोनों का वेपर प्रेशर सेम है. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट. अब हम जानते हैं कि जब भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर क्या होता है, घटता है. इसी कारण से इसको हम डाउन कर दिए हैं, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर डाउन लिखे. ठीक है, तो अब ये सॉल्यूशन इस पॉइंट को, सॉलिड वाले सेक्शन को कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पर. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर, वो टेम्परेचर किसका होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा. ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेल TF, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. पहले फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, इतना, अब फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, इतना, तो घट रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ना. इस चीज़ को आप प्रैक्टिकल तौर पे समझ सकते हो. कैसे, साइबेरियन कंट्री में, जैसे रसिया और कनाडा जैसे, जहाँ पे ठंड, बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होता है, तो रोड पे क्या होता है, बर्फ़ गिर जाता है. ठीक है, तो इस बर्फ़ को हटाने के लिए एक टेक्निक क्या है कि उस पर नमक का छिड़काव किया जाता है. ठीक है, तो नमक का छिड़काव करने से फ़ायदा क्या होगा, जैसे आइस के बर्फ, पानी कितने पर ये जमना स्टार्ट होगा, ये होना स्टार्ट होगा कितने पे, 0 डिग्री सी पर. लेकिन जैसे ही नमक डाल दोगे तो ये क्या होगा, इसका टेम्परेचर लोअर डाउन हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट इसका घटना स्टार्ट हो जाता है. फ्रीजिंग पॉइंट अब मान लो -7, -6, -5 इस तरीके से हो गया. तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ये बर्फ़ जो है वो क्या होगा, ये आपका निकल जाएगा, यहाँ से रोड से पिघलना स्टार्ट हो जाता है.
क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट अब क्या हो गया, घट चुका है, -7 डिग्री हो चुका है। ठीक है, तो इस कारण से ये क्या हो जाता है, पिघल जाता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर प्रैक्टिक कॉन्सेप्चुअल वे में कि पहले फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 0 डिग्री सी था। अब क्या हुआ, जैसे ही आप नमक डाल दिए तो फ्रीजिंग पॉइंट -7 डिग्री हो गया। तो कितना डिक्रीमेंट हुआ, तो डेल टी एफ मतलब 7 डिग्री सी का। तो ये कौन रिस्पॉन्सिबल है, इस डिक्रीमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो जो आप नमक डाले थे वो, नमक का मतलब सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज़ को हम यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसी चीज़ को हम यहाँ पे क्या लिखे, डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एफ इंटू एम। इस चीज़ को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड इट इज़ डायरेक्टली डिपेंड अपॉन मोललिटी ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं क्योंकि सॉल्यूट ऐड किए तो डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। स्मॉल एम का मतलब मोललिटी। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या करना होगा, मुझे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिए यहाँ पर के एफ इंटू एम, जहाँ के एफ क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको ये तीनों नेम इंपॉर्टेंट है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर दिए। तो इतना सारा लिखना पड़ेगा आपको, जहाँ के एफ के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, के एफ क्या है, केल्विन के जी पर मोल। ठीक है, इसका यूनिट होगा, इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके बारे में। इसका सेकेंड क्वेश्चन कौन था, रोल्ट लॉ ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, how it is determined the molecular weight of non-volatile solute of non electrolyte solute। मुझे यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से किसी भी अननोन सब्सटेंस का मॉलिकुलर वेट डिसाइड करना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये एक्सप्रेशन तो अभी निकाल ही लिए, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ठीक है, यहाँ पे निकाल लिए फिर, लेकिन यहाँ पे m क्या है, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम क्या है, मोललिटी। और मोललिटी को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, मोललिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो लेट कर लिए, यहाँ पे लेट कर दिए हैं, W2 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट है, जिसका W2 मास है सॉल्यूट का, और मोलर मास उसका M2 है। ठीक है, प्रेजेंट है W1 ग्राम में। ठीक है, तो सॉल्वेंट का मास दे दिया है W1 ग्राम, और जिसके कारण डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है डेल टी एफ। तो यहाँ पर डेल टी एफ इज इक्वल टू मोललिटी क्या होगा, मोललिटी नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास W2 अपॉन M2 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है यहाँ W1, केजी में कितना होगा, 1000 से डिवाइड कर दिए। तो इस तरीके से W2 डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 अपॉन M2 W1 अपॉन 1000। तो यहाँ से मेरा ये गिवन है, M2 मेरा अननोन है, M2 क्या है मेरा, ये अननोन है। ठीक है, तो M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल टी एफ इंटू 1000 अपॉन W2 डेल टी एफ अपॉन M1। इस तरीके से मुझे क्या करना होगा, ये एक्सप्रेशन निकाल के रखना होगा। ठीक है, तो इससे ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है जो ज़रूरत पड़ेगा, जहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देना होगा कि W2 क्या है। W2 तो ऊपर से एक्सप्लेन कर चुके हो, लेकिन फिर भी एक बार बता देना होगा W2 क्या है, डेल टी एफ क्या है, W1 क्या है, इस तरीके से। खैर, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बता रहे हैं ना, फेवरेट को, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब जब भी हम जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे सॉल्वेंट है, इसमें जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का है। रिलेटिव लोडिंग का मतलब किसी के रेस्पेक्ट में, जैसे मान लीजिए इसका पहले प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर पी ए नोट है। ठीक है, अब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए, तब इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, पी ए हो गया। तो लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना होगा, पी ए माइनस लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना होगा, तभी सबसे इसमें ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू इसमें, तो क्या होगा, पी ए नोट माइनस पी ए। ये लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोडिंग का मतलब किसके रेस्पेक्ट में, तो इसके रेस्पेक्ट में पी ए नोट। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये किसके बराबर होता है, पी ए नोट। ये इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यहाँ पर ये बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जो हम सॉल्यूट ऐड किए उसके कारण ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, पी ए नोट माइनस पी ए अपॉन पी ए नोट। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लेन किए। ठीक है,
जहाँ पीटी क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, पीए क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट, पीबी क्या है वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जब प्योर फॉर्म में होगा तो पीटी कितना होगा, पीए के बराबर होगा। इस तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए आपको इस तरीके से लिखना होगा, पी ए नोट माइनस पी अपॉन पी नोट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कौन सा सॉल्यूट। तो इस तरीके से आपको अल्टीमेटली ये एक्सप्रेशन ही लाना था, ठीक है। तो इतना तक लाने से आपको मार्क्स मिल जाएगा। और इसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर देना है कि पी ए नोट क्या है, पी ए क्या है, मोल फ्रैक्शन किस तरीके से निकालेंगे, इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। नाउ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ 1% सॉल्यूशन ऑफ एनिलीन इन ईथर वाज 0.007। कैलकुलेट मॉलिकुलर वेट ऑफ एनिलीन। देखिए इसी क्वेश्चन का थ्योरेटिकल पार्ट ऊपर में दिया है, न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ दे दिया। सेम क्वेश्चन जब हम यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ 1% सॉल्यूशन ऑफ एनिलीन, मतलब एनिलीन डाल दिए इन ईथर। इन ईथर का मतलब ईथर मेरा सॉल्वेंट है, एनिलीन हम उसमें डाल दिए, ठीक है। तो कितना हो रहा है, वेपर प्रेशर 0.007 से डिक्रीज हो रहा है। कैलकुलेट मॉलिकुलर वेट, तो मॉलिकुलर वेट क्या है इस तरीके से। तो यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर 0.007, 1% सॉल्यूशन ऑफ एनिलीन, वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर 100 ग्राम मान लिए सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूट कितना होगा 1 ग्राम, क्योंकि 1% बोला है तो 100 ग्राम मान लेने के बाद 1 ग्राम होगा इसका। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब 100 माइनस 199 ग्राम। मोलिकुलर वेट ऑफ ईथर, मोलिकुलर वेट ऑफ ईथर कितना होगा यहाँ पर 74 ग्राम। तो मोलिकुलर वेट ऑफ एनिलीन मुझे निकालना है, जस्ट यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ये फार्मूला जो अभी निकाले थे ऊपर में, ये फार्मूला रख दिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। इस तरीके से अब जो है इसका आप रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर रखने के बाद आफ्टर सॉल्यूशन यू विल गेट द आंसर। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर मिल जाएगा आपको आंसर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 का। 2016 में HNO3 पूछा था, 2017 में सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों इंपॉर्टेंट है। 2022 के लिए 22 के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड दोनों इंपॉर्टेंट है, कभी कोई भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर ये जो बताना होगा आपको स्टेप बेसिस पर, ठीक है, स्टेप 1 स्टेप 2 इस तरीके से करके। उसमें भी आपको स्टेप बेसिस पर बताए थे, यहाँ पर भी स्टेप बेसिस पर बताना होगा, ठीक है। तो स्टेप बेसिस पर सबसे पहले क्या करते हैं, सल्फर को जलाते हैं। सल्फर को जलाते हैं तो क्या होगा, सल्फर को बर्न करेंगे तो क्या जनरेट होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, देखो SO2 जनरेट हुआ, ठीक है। सल्फर और या सल्फर का बर्न कर रहे हैं एयर में तो क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड जनरेट होगा। ये सल्फर डाइऑक्साइड जनरेट करने का एक और तरीका है, आप आयरन का ओर ले लो, उसको बर्न करवाओ, ठीक है। आयरन पायराइड्स, क्योंकि सल्फर आयरन के ओर में ये सल्फर का कंटेंट है, तो जल बर्न करने पर क्या होगा, SO2 जनरेट होगा। फिर इस SO2 को हम लोग क्या करते हैं, इस SO2 को हम लोग लाते हैं फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए, कैटलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में। मुझे यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कैसे लाओगे, इसको मुझे लाना है, इसमें कैसे लाएंगे, इसको ऑक्सीडाइज करना होगा। ऑक्सीडाइज के लिए वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट यूज किया जाता है। ये लिखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएगा। यही एग्जामिनर यही चेक करेंगे कि SO2 से SO3 लाने के लिए ये लिखा गया है या नहीं। तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जनरेट होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड एक नॉन मेटल का ऑक्साइड मिल चुका है, जस्ट इसमें वाटर डालेंगे, क्या जनरेट हो जाएगा, H2SO4 जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन 98% सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ओलियम। अब क्या करते हैं हम लोग, मार्केट में चूँकि सप्लाई करना है तो सिंपली H2SO4 में सल्फर ट्राइऑक्साइड को डिजॉल्व करवा देते हैं, तो बन जाता है मेरा ओलियम। ये एक मार्केट का प्रोडक्ट है ओलियम, ठीक है। अब इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोला जाता है। अब जिस क्वांटिटी में जिसको ज़रूरत था, मान लो H2SO4 डाइल्यूटेड कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, ये मिलेगा मार्केट में, आप इसमें वाटर डाल करके H2SO4 का फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर डिजायर्ड कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो इस तरीके से चारों स्टेप्स आपको लिखने के लिए फुल मार्क्स मिलेगा। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन KBr प्लस Cl2 KCl, हाँ फॉलोइंग रिएक्शंस KBr प्लस Cl2। सिंपली इसमें क्या होगा, Br को रिप्लेस कर दिया KCl प्लस Br2 इस तरीके से, क्योंकि
यहाँ पर ये Cl2 के बारे में जान रहे हैं। यहाँ पर क्या चीज़ है, एक अच्छा ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -+1 और यहाँ पर -1। तो Cl2 क्या कर देगा, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। देखिए यहाँ पे सॉरी ऑक्सीडाइज कर दिया -1 से 0 में। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, खुद क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। तो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम किया यहाँ पर। सिंपली यहाँ पर I2 प्लस H2O Cl2 के फॉर्म में। तो यहाँ पर ये H2O प्लस Cl2, देखिए इसका डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ कर दिया क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आएगा। H2O प्लस Cl2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। देखिए नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट हुआ और ये नेसेंट ऑक्सीजन FeSO4 को Fe मतलब यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो +3 में ले आया, फेरस को फेरिक में, सोडियम थायो Na2SO3 को Na2SO4 में ले आया, SO2 को HSO3 में मतलब H2SO4 में कन्वर्ट कर देता है, I2 को HiO3 में कन्वर्ट कर देता है। ये एनसीईआरटी का टोटल, एनसीईआरटी जिसमें से ये वाला आपको पूछा गया है I2 प्लस H2O प्लस Cl2, ठीक है। तो कौन सा, आयोडिक एसिड HiO3। तो ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसी का ये एप्लीकेशन है कि H2O प्लस Cl2 एक नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम आता है। अब ये ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, HiO3 में। सिमिलरली NaOH प्लस Cl2, देखिए NaOH प्लस Cl2 यहाँ पर ये NaOH प्लस Cl2, ये Cl2 का दो रिएक्शन यहाँ पे हम क्लास में भी बताएं और यहाँ पर भी बता रहे हैं। Cl2 प्लस यदि कोल्ड एंड डाइल्यूट होगा तो NaCl प्लस NaOCl बनता है और हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो NaCl प्लस NaClO3। तो यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, तो कुछ लिखा नहीं तो दोनों रिएक्शन लिखना पड़ सकता है आपको, ठीक है। NaOH प्लस Cl2, NaCl प्लस NaOCl कोल्ड एंड डाइल्यूट के केस में, और हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के केस में NaCl प्लस NaClO3, दोनों लिखना आपको पड़ सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर राइट आईयूपीएक नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो यहाँ पे आईयूपीएसी नेम लिखने के रूल्स हैं, रूल्स नीचे मैं लिख दिया हूँ, लेकिन पहले इसका आंसर कर देते हैं। देखिए नाम लिखने में कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको जिस तरीके से NaCl है तो NaCl का नाम किस तरीके से, पहले कैटायन का नाम फिर एनायन का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर कैटायन कौन सा है, दिस वन, फिर एनायन कौन सा, दिस वन। तो यहाँ पर सबसे पहले पोटेशियम लिख दिए, फिर स्पेस देंगे और फिर से यहाँ पर निगेटिव वाले पार्ट को लिखेंगे। निगेटिव वाले पार्ट में यहाँ पर कौन कौन सा, तो लिगेंड को पहले लिखते हैं। लिगेंड में कितना लिगेंड है उसको, तो यहाँ 6 लिगेंड है तो 6 के लिए क्या चीज़, हेक्सा यूज करेंगे। और लिगेंड का नाम कौन सा है, साइनो, तो साइनो यूज कर लिए। फिर यहाँ पर आयरन के लिए चूँकि आयरन के लिए फेरस या फेरिक की, तो यहाँ पर आयरन के लिए फेरेट यूज किया जाएगा। क्यों, क्योंकि ATE उसी में लगाया जाता है जब सेंटर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको इस ब्रैकेट वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर यदि निगेटिव चार्ज होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा तो हम लोग सफिक्स कौन सा लगाते हैं, 8 लगाते हैं। रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यदि यही पॉजिटिव चार्ज रहता तो कोई सफिक्स नहीं लगाते यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से, और उसका जब सेंट्रल मेटल एटम लिखते हैं तो इसके बाद ब्रैकेट में हम लोग, ब्रैकेट में इसका ये रोमन नंबर में इसका हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर किस तरीके से, तो यहाँ 4 के किस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका क्या है, इसको आपको वाटर में डालना होगा, टूटेगा किस तरीके से वो आपको गौर करना होगा। FeCN6, 4 पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ 4 निगेटिव चार्ज होगा। इसके बाद x सपोज कर लीजिए, x प्लस CN के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 प्लस 6 कितना होगा, x इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पर कौन सा 2 आया, तो इस तरीके से ब्रैकेट में 2 करेंगे। नेक्स्ट है कौन सा, NiCO का होल 4। अब देखिए यहाँ पर यही मेरा कौन सा है, पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो यहाँ पर एक सेंट्रल मेटल एटम को पहले नहीं लिखा जाता, सेंट्रल मेटल एटम को लास्ट में लिखा जाता है। तो पहले क्या लिखा जाएगा, लिगेंड। लिगेंड कितना है वो लिखा जाएगा, 4 लिगेंड है यहाँ पे टेट्रा। अब CO का यहाँ लिगेंड के तौर पे कार्बोनाइल नाम दिया जाता है, टेट्रा कार्बोनाइल, स्पेस नहीं होगा, टेट्रा कार्बोनाइल। निकेल चूँकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो निकेल डायरेक्टली लिखेंगे, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 है इसलिए ब्रैकेट में 0। नेक्स्ट है तुम आपका कौन सा, थर्ड हम देते हैं, थर्ड यहाँ पर K2PtCl6, ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पोटेशियम हो चुका है, पॉजिटिव पार्ट आया तो पोटेशियम पहले लिख दिए। फिर 6 लिगेंड है तो हेक्सा क्लोराइड, ठीक है, हेक्सा क्लोराइडो, क्लोराइडो, इस तरीके से क्लोराइडो लिखा जाएगा यहाँ पर, क्लोराइडो
ठीक है, या फिर यहाँ पर क्लोरो भी कर सकते हैं, लेकिन क्लोराइडो बेहतर होता है। ठीक है, हेक्सा क्लोराइडो स्पेस नहीं होगा। ठीक है, हाँ, इन दोनों के बीच में स्पेस होता है। उसके बाद चूंकि इस पर निगेटिव चार्ज आ रहा है तो प्लेटिनेट बताया था ना, निगेटिव चार्ज उसके ऊपर लगाएंगे जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, तो सेंट्रल मेटल एटम के पीछे 8 लगता है। और फिर बाद में कौन सा रोमन नंबर में यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना आएगा 4। यू कैन चेक हियर +2 चार्ज यहाँ पर, तो यहाँ -2 चार्ज होगा। तो कौन सा x सपोज करेंगे, x -1 × 6 इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +4। ठीक है, तो यहाँ +4 इसलिए लिखे। CuNH3 का होल 3 ट्राई एमीन, यहाँ पर ट्राई एमीन कोबाल्ट 0। ठीक है, फिर यहाँ पर आयरन कर दिए। फिर यहाँ पर कौन सा हेक्सासाइनो फेरेट, क्यों, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसलिए फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट 2 तो 2 कर दिए। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ कॉमन नेम है लिगेंड का, उसको भी यहाँ पे लिख दिया है। यदि आप नहीं भी पढ़ाई किए हैं इस चीज़ के बारे में तो इस यहाँ पर लिगेंड लिख दिए हैं, या रिवीजन के तौर पे से ब्रोमाइड का तो ब्रोमो, फ्लोराइड का फ्लोरो, ऑक्सो, OH का हाइड्रोक्सो, CN का साइनो, ऑक्सलेटो, कार्बोनेटो, एसीटेटो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना जरूर याद रखना पड़ेगा आपको। एमीन एक्वा NO नाइट्रोसाइल, CO कार्बोनाइल, O2 का डाइऑक्सीजन, पेरिडीन। ठीक है, इथाइलिन डाइमीन, या इसको शॉर्टकट में इन भी बोलते हैं। सो रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रूल्स फिर यहाँ पर बताती हैं कि इसको लिखने के लिए जो रूल्स यूज किए, ये सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो रूल्स यहाँ पर लिख दिए है कि कौन कौन सा रूल यहाँ पर, पहले कैटायन लिखा जाता है, फिर एनायन लिखा जाता है, ये सब लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, नेम ओ रहेगा तो कैटायनिक लिगेंड, तो एक्सेप्ट एक्वा, मतलब निगेटिव रहेगा तो कौन सा ओ सफिक्स लगाते हैं, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, इस तरीके से सफिक्स जो लगाते हैं वो उसके बारे में लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, फिर यदि मान लीजिए 2-3 लिगेंड है तो क्या होगा, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, इस तरीके से यूज़ करना होगा प्रीफिक्स आपको। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, रोमन नंबर में लिखते हैं ब्रैकेट में। ये सब पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर दिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे दिए हैं यहाँ पर हाउ टू राइट। तो इतना प्रैक्टिस करने के बाद आई थिंक आप पूरा कर लोगे। ठीक है, कुछ यहाँ पर एग्जांपल भी दे दिए और 2-3 एग्जांपल दे दिए। ठीक है, इस तरीके से तो रोक करके वीडियो को एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करना है, और जो प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट में करते जाइए ताकि हम आगे भी डिस्कस करें। नेक्स्ट है कौन सा, वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या, देखिए वार्नर पहला साइंटिस्ट थे, फर्स्ट साइंटिस्ट जो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में क्या बताया, कुछ एक्सप्लेनेशन दिए। वो क्या बोले कि देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उनसे पूछा गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते क्यों हैं, या फिर स्टेबिलिटी के बारे में कुछ बताने का प्रयास किए थे। तो वार्नर एक्सपेरिमेंट अपना जो भी लैब का एक्सपेरिमेंट किए उनसे उनको कुछ आइडिया आया, और उसके बारे में कुछ थ्योरी दिए, कुछ पोस्टुलेट अपना दिए। उनमें से कोई 1-2 पोस्टुलेट इस तरीके से कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 टाइप मेटल जो है वो 2 टाइप का वैलेंसी शो करता है। मेटल शोज 2 टाइप ऑफ लिंकेज। ठीक है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। द प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो नॉर्मली आयोनाइजेबल होता है, और जो निगेटिव चार्ज जिसको सेटिस्फाई करता है। देखिए सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, नॉन आयोनाइजेबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन आयोनाइजेबल होगा। ये जनरली शो करता है कौन सा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, निगेटिव आयंस, इस तरीके से। और कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी कौन बताता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी कौन बताता है, ये ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये इतना सारा पॉइंट वो को बताए। फोर्थ पॉइंट, द आयंस ग्रुप बाउंडेड बाय द सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव द कैरेक्टरिस्टिक स्पेस पर। हाँ, सेकेंडरी वैलेंसी ही बताता है, कौन सा, सेकेंडरी वैलेंसी ही बताता है। सेकेंडरी वैलेंसी सेज अबाउट स्पेटिकल अरेंजमेंट, मतलब ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट की होगा कैसा, वो टेट्राहेड्रल होगा या ऑक्टाहेड्रल होगा, इसके बारे में कौन बताएगा, तो सेकेंडरी वैलेंसी ही बताता है। तो ये पोस्टुलेट आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। लिगेंड क्या है और क्लासीफाई द एग्जांपल। लिगेंड बताए थे ना, जो सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर दे,
जो सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है वही वही मेरा क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं, द आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू सेंट्रल मेटल एटम इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लिगेंड। तो यहाँ पर NiCl2CH2O का होल पोर्ट, तो H2O क्या है मेरा, H2O एंड Cl2 क्या है, लिगेंड है। यहाँ पर निकल जो है कितने लिगेंड को बांध के रखा है, तो 4 and 2 4 वाटर मॉलिक्यूल को और 2 क्लोराइड मॉलिक्यूल्स को, तो 6 लिगेंड को यहाँ पर ये 6 लिगेंड के साथ ये बॉन्ड बना के रखा है। कितने टाइप का लिगेंड होता है, तो बहुत टाइप का लिगेंड में मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड जिसमें एक लोन पेयर देने का सामर्थ्य हो, जिसमें कैपेबिलिटी टू डोनेट 1 लोन पेयर, ओनली 1 डोनर एटम, जैसे F-Cl-CO, Cn-NH3, OH-O-, NO2-। ठीक है, इस तरीके से एक्सटर्नल साउंड पर फोकस नहीं करना है, हमारे साउंड पर फोकस करना है। एक्सटर्नल साउंड उसी तरीके से जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में कोरोना है या फिर आपका प्रॉब्लम सर्दी बुखार जुकाम ये सब जो आ रहा है वही है। ठीक है, उस तरीके जिस तरीके से इग्नोर करके आपको इन सब को इग्नोर करके बढ़ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको फोकस करना है सिर्फ मेरे साउंड पे। बाइडेंटेड लिगेंड क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड जिसके पास 2 डोनर एटम्स है। ठीक है, जैसे इथाइलिन डायमीन, एग्जाम्पल याद रखना, ऑक्सलेट टू आयन, ये एग्जाम्पल याद रखना, आपको 2 एग्जाम्पल अच्छे तरीके से याद रखना। ठीक है, यहाँ पर ये एक डोनर एटम है, एक डोनर एटम, यहाँ से दोनों जगह से सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर मिलता है। पॉलीडेंटेड का मतलब जिसके पास मोर देन 1 डोनर साइड्स हो, जैसे देखिए यहाँ पर कौन कौन सा, यहाँ पर एक तो ये लोन पेयर दे रहा है, एक ये 2, एक यहाँ से 3 4 5 6, तो ये कौन सा होगा, हेक्साडेंटेड होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 6 लोन पेयर दे रहा। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा, क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। हाँ, यदि स्ट्रेंथ के बेसिस पर तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के, एवरेज लिगेंड और वीक लिगेंड के बेसिस पर हम डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होगा, जो अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, जो क्या कर दे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर दे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ऑलवेज पेयर्ड द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पेयर कर दे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, जैसे एग्जांपल CO, CN बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये इसके सामने कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो उसको क्या कर देगा, पेयर्ड कर देगा। एवरेज लिगेंड का मतलब ये जो एवरेज इलेक्ट्रॉन डोनर हो, एक्ट एज वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, ये दोनों की तरह बिहेव करेगा। इनमें से कुछ एग्जांपल ये सब EN, H2O, NH3, EDTA, SCNOH। तो यहाँ पे एक टेक्निक बता देते हैं, आपको काम का होगा। NH3, ये NH3 कोफीकू, ठीक है, CD, इन चारों के साथ ये क्या होगा, NH3 यदि आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरफ काम करता है, बाकी सब के साथ ये वीक लिगेंड की तरह काम कर रहा है। तो ये टेक्निक याद होना चाहिए। ठीक है, ये NH3 स्ट्रॉन्ग की तरह भी करेगा भी, और वीक लिगेंड की तरह भी काम करेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग की तरह यहाँ पे ये काम करता है। इसी तरीके से सबके साथ अलग कुछ कुछ है। ठीक है, जैसे वाटर के साथ भी कोबाल्ट और कॉपर, इसके साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर बाकी तो कंडीशन है, जब बाकी क्वेश्चन जो है उस बनाने के बाद पता लगेगा। ठीक है, यहाँ पर बता दिए कॉफी को CD, इस तरीके से रेस्ट ऑल के साथ क्या होगा, यहाँ पर वीक लिगेंड की तरह काम करेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन इथिन इज पास्ड इनटू कॉन्क H2SO4 एंड द प्रोडक्ट बॉइल्ड विद वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर इथिन को हम कॉन्क H2SO4 के साथ, इस प्रोसेस को बोलते हैं यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या करना है एक्चुअली यहाँ पर हम लोग मार्कोनिकोफ रूल लगाते हैं, सिंपली क्या कर देते हैं, यहाँ पर H+ और OH- ऐड करते हैं। तो बताओ H+ OH- ऐड करेंगे सिंपली, और चूँकि सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कहीं भी H ऐड दो, कहीं भी OH ऐड कर दो। तो यहाँ पर OH ऐड कर दिए, यहाँ पे H ऐड कर दिए, सिंपली क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाता है यहाँ पर, इथेनॉल। अब इसका मैकेनिज्म भी बताने का प्रयास करते हैं। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, इसको प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, H2O H+ एक्सेप्ट करके ये बना लिया H3O+। ठीक है, क्योंकि प्रोटोन हाईली अनस्टेबल होता है तो वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके H3O+ बना लिया। अब क्या होगा, ये H3O+ पर कौन सा चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है।
ठीक है। और एल्कीन का लोन पेयर जो है लूजली कनेक्टेड होता है, तो ये क्या किया, अटैक किया इधर, तो इस तरीके से यहाँ से ये निकला। तो इस पर क्या होगा, चूँकि यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और इधर क्या होगा, यहाँ पर H जुड़ गया, इसका एक H यहाँ से निकला और H यहाँ पे जुड़ गया, तो कौन सा होगा, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से निकल लिया, और कौन सा यहाँ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। तो जो कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ, अब उस पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन सा, वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल, ट्रीट भी करता है। तो वाटर अटैक किया, किस तरीके से, अपना लोन पेयर के थ्रू अटैक किया। तो लोन पेयर के थ्रू अटैक किया यहाँ पर, तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पे कौन सा होगा, डी प्रोटोनेशन होगा। कौन सा, डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन का मतलब, यहाँ से इस तरीके से अपना ऑक्सीजन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज ठीक नहीं रहता, यह अनस्टेबिलिटी को बताता है। तो ये क्या होगा, ये एक बॉन्ड तोड़ेगा, हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से H+ के फॉर्म में निकलेगा तीसरे स्टेप में, जिसको बोलते हैं डी प्रोटोनेशन। तो निकला यहाँ से, तो क्या जनरेट हो गया, अल्कोहल। ठीक है, और यहाँ पर फिर से जो H+ जनरेट हुआ वो वाटर मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, फिर से स्टेप 1 में चले जाएंगे। इस तरीके से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहता है। तो कभी कभी इसका मैकेनिज्म भी पूछ देता है, रिमेंबर, इसका मैकेनिज्म भी पूछ देता है। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से ध्यान देना है मैकेनिज्म भी इसको। इसका एक एग्जांपल भी यहाँ पे करवा दिए, जैसे मान लीजिए ये है, अब ये सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा। उस केस में किस तरीके से, सिंपली क्या करना है, मार्कोनिकोव रूल लगाना है। मार्कोनिकोव रूल का मतलब यहाँ पर H+ और OH- ऐड करना है। निगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू दैट कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बताओ या इन दोनों में कहाँ पर ऐड करें, तो जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर कितना है, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना है, 2 हाइड्रोजन। तो इसको मुझे कहाँ पर ऐड करना होगा, यहाँ पर। इस तरीके से OH को यहाँ ऐड कर दिए, H को यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट मेरा जनरेट हो जाएगा। व्हेन इथाइल इथेनोएट इज बॉइल्ड विथ KOH, ये इथाइल है, इथेनोएट है। ठीक है, इथाइल इथेनोएट हो गया, KOH के साथ बॉइल्ड करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, KOH के साथ बॉयल करने पर, तो सिंपली यहाँ पर कौन सा, ये इस तरीके से दे देते हैं यहाँ पर, और C2H5 सॉरी K+ और OH-, तो पहले क्या जनरेट होगा, यहाँ पर पहले क्या जनरेट होगा, CH3COOK। ठीक है, CH3COOK। उसके बाद यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम दिखा दिए, देखिए यहाँ पे हम दिखाएं इस तरीके से, CH3CH2CH2COO C2H5, इस तरीके से यहाँ पर NaOH के साथ रिएक्शन करवाएं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये C2H5 OH के साथ निकल के C2H5 OH बना लिया। तो यहाँ पर भी C2H5 और OH क्या बना लेगा, C2H5 OH बना लिया। तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये K+ यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे Na जुड़ा, तो सबसे पहले यहाँ पर Na जोड़ दिए। ठीक है, अब Na का फिर बाद में एसिडिक हाइड्रोलिसिस किए, तो क्या होगा, ये Na को रिप्लेस कौन कर देता है, H, तो कौन सा है, एसिड। तो इस तरीके से कौन सा मेरा जनरेट हो गया, एक एसिड और एक अल्कोहल, एक एसिड और दूसरा कौन सा, अल्कोहल, सिंपल सा। तो 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट लिखना था। सिंपली प्रोडक्ट में किस तरीके से लिख सकते हो आप, सिंपली प्रोडक्ट में किस तरीके से, यहाँ पर एसिड जो H इसको दे, यहाँ पर H इसको दे देंगे, फिर C2H5 OH। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। व्हेन मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड हीटेड विद मिथेनॉल, देखिए मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड मिथेनॉल के साथ हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, CH3OH सब। तो देखिए यहाँ पर ये कौन सा है, RMGX, इसको बोलते हैं RMGX। इसको RMGX का नाम कौन सा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली सेंसिटिव होता है H+ के थ्रू। H+ का मतलब प्रोटोन के लिए सेंसिटिव होता है। जैसे इसको प्रोटोन मिलेगा, ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मिथाइल कोल चूँकि एक वीक एसिड है, वीक एसिड होते हुए भी
ये तुरंत क्या कर लेगा, H प्लस इसका लेके कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, यहाँ पर तो Mg एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव। इसका H प्लस ये क्या होगा, एक्सेप्ट करेगा, ये इसका H प्लस एक्सेप्ट करता है, CH3 और H आपस में जुड़ गया, बन गया CH4। और Mgi और कौन सा जनरेट हो जाएगा यहाँ पर, निगेटिव Mg एक, देखिए यहाँ पर Mg एक वैलेंसी इसका I के साथ और दूसरा कौन सा, OCH3 के साथ। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। तो सिंपल सा, जब भी C2H जैसे इस तरीके से देते हैं C2H5 MgBr, इसीलिए इस सब्सटेंस को, ये RMgX को मुझे हम लोगों को वाटर से दूर रखना पड़ता है। जैसे वाटर दे दिया, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर तुरंत बन जाएगा यहाँ C2H6। क्यों, क्योंकि इसका तुरंत H प्लस ये क्या एक्सेप्ट कर लेता है, तुरंत H प्लस एक्सेप्ट करेगा, C2H6 प्लस Mg एक Br और यहाँ पर एक क्या बना लेगा, OH बना लेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन मैकेनिज्म दे दिया है। मैकेनिज्म किस तरीके से, यहाँ पहले ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर कौन सा एक नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, फिर ये आके ये अटैक किया Mgi, ठीक है, CH3 पर कौन सा, यहाँ पर उल्टा लिख दिया है Mgi, इसमें पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इसका होगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज, तो ये टूटेगा इस तरीके से। अब इसका CH3 माइनस और H प्लस आपस में कंबाइन हुआ, दोनों क्या हुआ, जनरेट होगा मीथेन, CH4 जनरेट हो गया। When यहाँ पर एसिटल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद हीटेड विद टॉलेंस रिएजेंट। देखिए टॉलेंस और फैलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे क्वेश्चन ना पूछे ये इम्पॉसिबल है। टॉलेंस एंड फैलिंग, देखिए टॉलेंस एंड फैलिंग एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्डिहाइड और कीटोन में अंतर बताता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लीजिए सॉल्यूशन तुम आपका लैब में कभी गए हो, तो लैब में इंपॉर्टेंट है ये बता दे दिए दो, ठीक है, और दोनों में आपको बताना है कौन सा अल्डिहाइड का है टेस्ट ट्यूब, कौन सा कीटोन का टेस्ट ट्यूब है। तो ये दो रिएजेंट आपको ज़रूरत पड़ेगा, फैलिंग रिएजेंट और टॉलेंस रिएजेंट। तो यहाँ पर फैलिंग से आपसे, टॉलेंस से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है, तो फैलिंग इसीलिए हम यहाँ पे दे दिए हैं कि हो सकता है फैलिंग भी आपसे पूछ देगा नेक्स्ट। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या है, टॉलेंस रिएजेंट एक बहुत ही अच्छा केमिकल टेस्ट है। इसमें क्या करते हैं, ये बहुत ही आसान है। जैसे देखिए इस यहाँ पर मान लीजिए मेरा ये अल्डिहाइड है, कीटोन है, मुझे पता नहीं है, सॉल्यूशन मुझे दिया हुआ है। अब जैसे ही आप सिल्वर अमोनिकल यहाँ पर फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जैसे ही डालोगे, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट इज़ ऑल्सो नोन एज, टॉलेंस रिएजेंट को हम लोग किस तरीके से बुलाते हैं, फ्रेशली अमोनिकल सिल्वर, अमोनिकल यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, इसको टॉलेंस रिएजेंट को इस तरीके से भी बोला जाता है। AgNO3 में जब NH3 पास करवाया जाता है तब टॉलेंस रिएजेंट जनरेट होता है, इस तरीके से ये जनरेट होता है। अब ये इसमें हम डाल देते हैं, ठीक है, कौन सा, टॉलेंस रिएजेंट डाल दिए। सपोज मतलब मेरे पास ये टेस्ट करने के लिए है, इसमें हम डाल दिए टॉलेंस रिएजेंट। अब इसको सेक करते हैं, थोड़ा सा गर्म किए। अब यदि इसमें आपका चेहरा दिखना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, चेहरा दिखना स्टार्ट हो जाए तो समझिए कि अल्डिहाइड था। कैसे, जैसे चेहरा कैसे दिखेगा, जब यहाँ पर क्या होता है, सिल्वर का कोटिंग जमा हो जाता है टेस्ट ट्यूब पर, सिल्वर का कोटिंग टेस्ट ट्यूब के बाल पर सिल्वर का कोटिंग जमा हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, ये फेस इस पे दिखना स्टार्ट हो जाता है, और यही रिजल्ट जो है यही बताना स्टार्ट कर देता है कि कौन सा मेरा जो सब्सटेंस, गिवन सब्सटेंस था वो अल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरीके से टेस्ट को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। एसिटल्डिहाइड प्लस दिस वन क्या हुआ, देखिए ये सिल्वर जनरेट होना स्टार्ट हो गया, समझे कि नहीं, यहाँ पे सिल्वर जनरेट होना स्टार्ट हो गया, और यही सिल्वर जमा हो जाता है कहाँ पर, ये सिल्वर जमा हो जाता है आपका टेस्ट ट्यूब के वाल पर, जिसके कारण फेस दिखना स्टार्ट हो जाता है। और जो
ये एसिटाल्डिहाइड वाला जो था वो किस में और ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलेट आयन में जनरेट हो गया, NH3 निकल गया यहाँ गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन आपको दिखाना पड़ता है। इसी के साथ साथ यहाँ फेलिंग टेस्ट में भी बता दिया आपको। फेलिंग टेस्ट जो होता है, फेलिंग रिएजेंट जो बना रहता है वो दो सॉल्यूशन का मिक्सचर है, एक तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और दूसरा कौन सा अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, मतलब रो चिले साल्ट का सॉल्यूशन। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट डाल देते हैं। इन दोनों सॉल्यूशन को, जैसे मान लीजिए ये मेरा अल्डिहाइड है जिसमें टेस्ट करना है, इसमें इस सॉल्यूशन को डालेंगे। जैसे डालोगे तो रेडिश ब्राउन कलर का PPT आना स्टार्ट होगा, रेडिश ब्राउन कलर का PPT जनरेट होना स्टार्ट होगा। यदि ये जनरेट हुआ तो हम बताएंगे कि अल्डिहाइड है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इस तरीके से ये जनरेट किया जाता है। इसके साथ साथ एक नोट भी इंपॉर्टेंट कर दिया है कि देखिए एरोमेटिक अल्डिहाइड डू नॉट शो दिस रिएक्शन, डू नॉट गिव दिस टेस्ट। ठीक है, जैसे ये बेंजल्डिहाइड ये नहीं देगा, तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हेन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज हीटेड विद CO2 अंडर हाई प्रेशर, ठीक है, देन प्रोडक्ट इज एसिड कैटलाइज्ड। अब यहाँ पर ये क्या होगा, तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं कॉलवे रिएक्शन। तो देखिए नेम रिएक्शन कितना पूछ दिया यहाँ पर, कॉलवे ऊपर नीचे में, फेलिंग टॉलेंस ऊपर में। ठीक है, इस तरीके से। तो इससे कॉलवे से रिलेटेड यहाँ पर एक और रिएक्शन आपको याद करवा देते हैं, कौन सा, राइमर टाइमन। ठीक है, जिसमें सैलिसल्डिहाइड जनरेट होता है। कॉलवे में सैलिसिलिक एसिड और राइमर टाइमन में सैलिसल्डिहाइड को, इसमें भी फिनॉल लेते हैं, इसमें भी फिनॉल लेते हैं, लेकिन इस केस में NaNH प्लस CO2 लिया जाता है तो सैलिसिलिक एसिड जनरेट होता है। इसमें क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH लिया जाता है, इसमें भी NaOH लिया जा रहा है, लेकिन इसमें CO2 ले लेंगे तो यहाँ सैलिसिलिक एसिड जनरेट होगा, और इसमें क्लोरोफॉर्म ले लेंगे तो कौन सा, सैलिसल्डिहाइड। अंतर ही इतना है, सिर्फ इसमें कौन सा CO2 लेते हैं, और यहाँ पर CO2 लेने से इसमें भी ऑर्थो पोजीशन पर ही कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट हो रहा है, इसमें भी ऑर्थो पोजीशन पर अल्डिहाइड जनरेट हो रहा है। तो इस कारण से सैलिसिलिक एसिड और सैलिसल्डिहाइड अलग अलग प्रोडक्ट जनरेट होता है। ठीक है, कॉलवे और कौन सा, राइमर टाइमन, दोनों इंपॉर्टेंट है आपका, दोनों नेम रिएक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रोपीन इज पास्ड इनटू कॉन्क H2SO4 एंड प्रोडक्ट इज बॉइल्ड विद H2O। देखिए ये रिएक्शन अभी ऊपर में करवाया, सिंपली क्या करना होगा, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन इसको बोलते हैं। ये काम कैसे करता है, तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग सिंपली H+ ऐड करिए, OH माइनस ऐड कीजिए। ठीक है, H+ नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू दैट कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अभी हम करवाएं, ठीक है, जस्ट ऊपर में 2-3 क्वेश्चन पहले। मिथॉक्सी इथेन इज हीटेड विद HI टू गिव। ठीक है, मिथॉक्सी इथेन, देखिए मिथॉक्सी इथेन का मतलब ये मिथॉक्सी और 2 कार्बन दे दिए इथेन। ठीक है, ये रिएक्ट करवाए HI के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एक जनरलाइज्ड रिएक्शन यहाँ लिख दिया है। ईथर जो होता है ना बहुत ही लेस रिएक्टिव है, बहुत ही लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है। इसको रिएक्शन करवाने के लिए यहाँ पर किया जाता है, थोड़ा सा ड्रेस्टिक कंडीशन यूज किया जाता है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा रखना पड़ेगा। अब यदि इसके साथ यदि एक्सेस क्वांटिटी में HI लिया गया, एक्सेस ले लिए, तो क्या होगा, सिंपली CH3I ही जनरेट होगा। जैसे यहाँ पर हम मतलब यही जनरेट किस तरीके से रिएक्शन होता है, एक जनरलाइज्ड वे में बता देते हैं, फिर इसको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर एक ईथर ले लिए, ROR + HX। ठीक है, अब HX क्या होगा, यहाँ पर ये कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का बॉन्ड तो ROH जनरेट हो जाएगा। देखो अल्कोहल जनरेट हुआ, और क्या जनरेट होगा, एक अल्कोहल जनरेट होता है, एक अल्काइल हैलाइड जनरेट हो गया। फिर चूंकि HX यदि एक्सेस क्वांटिटी में आप लिए हो तो फिर अल्कोहल और ये हेलोजन का एसिड जो है वो दोनों आपस में रिएक्ट कर लेगा, फिर से तुम्हारा कौन सा जनरेट हो जाएगा, RXC जनरेट हो जाएगा। तो मतलब अल्टीमेटली क्या जनरेट होता है, RXC एक्सेस लेने पर। लेकिन चूंकि आपको एक्सेस नहीं लिखा है यहाँ पर, तो क्या लिखना होगा मुझे, पहले यहाँ पर CH3I जनरेट हो गया, और प्लस C2H5OH अल्कोहल प्लस कौन सा CH3I 2 जनरेट हो गया। यदि तुम्हारा यहाँ पर कौन सा एक्सेस कर देते हैं तो ये भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, C2H5I में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ एक्सेस नहीं लिखा है तो प्रोडक्ट इतना ही लिखना होगा और कुछ नहीं। लेकिन जैसे देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया, ROR' + HX, तो कौन सा होगा, RX + R'OH। इस तरीके से इसको तोड़ देना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा, इथेनॉल इज हीटेड विद फेंटॉन्स रिएजेंट। देखिए फेंटॉन्स रिएजेंट यहाँ पर इथेनॉल इथीन में चेंज हो जाता है,
इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथिन में। अब ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कहाँ से पूछ दिया, जस्ट आपको याद ही रखना है, पूछ दिया तो याद कर लेना है। फेंटॉन्स रिएजेंट क्या होगा, इथेनॉल इथिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले क्योंकि यहाँ पर OH यहाँ पर क्या होगा, पहले हट जाएगा, C2H5+ जनरेट हो जाता है, फिर आपस में ये स्टेबलाइज होने के लिए क्या जनरेट हो जाता है, C2H4। इस तरीके से ये स्टेबल होकर इथिन बना लेता है। नेक्स्ट कौन सा यहाँ पर टोलुइन इज हीटेड विद क्रोमाइल क्लोराइड इन CS2। देखिए क्रोमाइल क्लोराइड कौन सा, CrO2Cl2 को बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो पहले एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है इस तरीके से। किस तरीके से जनरेट होता है, तो ये क्रोमाइल क्लोराइड ये टोलुइन को CS3 को मतलब CS3 को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है और एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है ये वाला। और फिर इसका जैसे ही हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है। तो सिंपली आपको याद रखना होगा, टोलुइन को जब हम CS2 के साथ मतलब क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्रोमाइल क्लोराइड क्या करता है, CS3 को ऑक्सीडाइज करके क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जनरेट करता है और फिर इसका सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करवाने पर बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट इज क्रोनलडिहाइड। क्रोनलडिहाइड इज ट्रीटेड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक बहुत ही बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, दूसरे को रिड्यूस करवाना। ठीक है, दूसरे को रिड्यूस करवाना, इसके सामने जो कोई आ जाएगा रिड्यूस कर देगा। और क्रोनलडिहाइड भी इंपॉर्टेंट है, क्रोनलडिहाइड भी आपको समझना होगा। देखिए डबल बॉन्ड C H एक H को हटा करके यहाँ CHO लिख देंगे तो ये बन जाएगा तो आपका क्रोनलडिहाइड, क्रोलोन अल्डिहाइड। ठीक है, क्रोलोन अल्डिहाइड। तो जब इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अभी बताया आपको क्या चीज़, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये अल्डिहाइड को किस में, अल्कोहल में चेंज कर देता है। देखिए अल्कोहल में चेंज कर दिया, इसको सिंपली क्या करना है, आपको अल्कोहल में चेंज कर देना है, काम खत्म। तो यहाँ पर ये रहा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप वीडियो अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और दोस्तों को फॉरवर्ड करें ताकि सभी लोगों को फ़ायदा हो। और 5 साल का जो ये हम लोग कमिटमेंट करके चले हैं वो अप टू एग्ज़ाम आपको क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच।